आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के बारे में। देखिए हम लोग इससे पहले चैप्टर 1 तक एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ये स्पेशल बैच के तहत पढ़ रहे हैं, आपको पता है ये स्पेशल बैच के तहत पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया था। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वो देख सकते हैं वहां से जाकर इसी चैनल पर। तो देखिए ये अध्याय 2 हम लोग का, अध्याय 2 में दिल्ली का सल्तनत पढ़ना। देखिए अध्याय 1 के बाद और भी कुछ थोड़ा छोटा मोटा वंश था, जैसे तो छोटा मोटा वंश के बारे में पढ़ना था, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उन छोटे मोटे वंश के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब डायरेक्ट किसके बारे में पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या था दिल्ली सल्तनत, कैसा था, इसके बारे में पूरा डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इसको आप अंत तक देखते रहिएगा, अंत तक देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। ये दिल्ली सल्तनत तुर्कों के आक्रमण के बाद, जब तुर्की आक्रमण किए ना भारत पर, तुर्कों के आक्रमण के बाद ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तुर्कों का आक्रमण, अब अलग अलग तरह के शासक हुए, लेकिन सबसे पहला जो नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है। किसका नाम आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसने कुतुब मीनार का स्थापना करवाया था। कुतुब मीनार का स्थापना किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब ये समझिए, अब यहाँ से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का शुरुआत गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश से शुरुआत होता है। गुलाम वंश का पहला जो राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन, हालांकि ये राजा की उपाधि को भी धारण नहीं किया कि हम सुल्तान है। देखिए आगे ये कहानी बताएंगे क्या हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए ये था कौन, कैसे था? देखिए मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी था, बहुत सारे मोहम्मद गौरी ने भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो मोहम्मद गौरी के बाद ये राजा बना। राजा नहीं, इसने तो राजा की उपाधि धारण नहीं किया था। मोहम्मद गौरी का ये क्या था? मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था, और उसके बाद राजा कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आपके मन में सवाल हो गया, गुलाम को राजा कैसे बनाया जा सकता है? राजा तो बनता है या तो राजा का लड़का बनेगा, नहीं तो सेनापति बनेगा, या कोई उसके दरबार में रहेगा वो बनेगा। गुलाम को ये राजा कैसे बना दिया गया? मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये, तो गुलाम को राजा कैसे बना दिया गया? देखिए ये गुलाम था, मोहम्मद गौरी का ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, लेकिन वो गुलाम होने के साथ साथ ये उसने देखा, मोहम्मद गौरी ने इसके अंदर देखा प्रतिभा को देखा कि ये अच्छे लड़ सकता है, अच्छे सैनिक प्रबंधन कर सकता है, अच्छा मतलब देख रेख अच्छे युद्ध लड़ सकता है, और कई युद्ध। इसीलिए इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने सैनिक अभियानों में मोहम्मद गौरी रखने लगा। और धीरे धीरे ये क्या हुआ, धीरे धीरे एक अच्छा एक योद्धा बन गया। क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक एक अच्छा योद्धा बन गया, अच्छा योद्धा था ही, एक अच्छा योद्धा बन गया, जिसके कारण मोहम्मद गौरी अपने साथ किसको रखता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसको कई सैनिक जिम्मेवारियां दे दिया था, तो इसका पद हो गया था, बढ़ गया था। तो गुलाम ना रहकर, गुलाम वैसे था, मतलब वो ना रहकर इसके पद में क्या हो गई थी? बढ़ोतरी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की पद में बढ़ोतरी हो गई थी। इसीलिए मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ये कौन राजा, ये उसका शासन की जिम्मेवारी किसने संभाला? यही मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला। इसकी भी कई परेशानियां हुई इसको शासन संभालने में। ऐसे कोई थोड़े शासन दे देगा। राजा के मरने के बाद ऐसे ही किसी योद्धा को सेना में कोई भी ऐसे ही किसी को मिल थोड़े जाएगा शासन। लेकिन बहुत सारा विरोध का सामना किया, क्या किया, बहुत सारा मेहनत किया। उसके बाद इसको क्या हुआ, ये मोहम्मद गौरी के बाद राजा कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये राजा बन गया, लेकिन खुद को कभी राजा घोषित नहीं किया, खुद को कभी सुल्तान नहीं कहा कि हम राजा हैं, खुद को कभी राजा नहीं कहा, इसने राजा नहीं किया। इसको खुद को क्या कहता था? खुद को सिपह सलार कहता था। ये क्या कहता? सिपह सलार। इसका मतलब हुआ कि ये राजा के जो क्षेत्र है, राजा के जो मतलब शासन है, उसकी देखरेख करने वाला खुद को कहता था। कभी खुद को सुल्तान या राजा घोषित नहीं किया। फिर भी ये राजा था, राजा तो था ही। उसके जितने भी जीते हुए क्षेत्र थे मोहम्मद गौरी के, कौन संभालता था? यही। आप समझिए, इसने कुतुब मीनार की स्थापना किसने करवाई थी? इसने करवाई थी कुतुब मीनार। जो कुतुब मीनार आप देखते होंगे, कुतुब मीनार की स्थापना किसने करवाई थी? इसी ने करवाया था, कुतुब मीनार की स्थापना करवाया था। उसके बाद ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने क्या किया? इसने अपने राजधानी लाहौर में बनाया था। राजधानी कहाँ था इसका? लाहौर में। राजधानी इसने लाहौर बनाया था। राजधानी लाहौर में स्थापित किया था। लाहौर
राजधानी कहाँ बनाया था इसने? लाहौर। और जितने भी मोहम्मद गौरी द्वारा जीते हुए क्षेत्र थे ना, उसका राजा कौन बन गया? स्थापित किसने शासन कर लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अपनी राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर। इतना तक समझ में आ गया। अब समझिए, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। सेनापति का क्या नाम था? सेनापति का नाम था। अब ये देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका शासन काल था 1206 से 1210 तक शासन काल था। 1210 तक, 10 ईस्वी तक इसका शासन काल था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। अब ये कौन सा सेनापति? बख्तियार खिलजी। अब ये बख्तियार खिलजी का आप लोग नाम जानते हैं? बख्तियार खिलजी कौन था, क्या था? इसी ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को जलवाया किसने था? यही बख्तियार खिलजी ही था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया था। अब आग क्यों लगवाया था? क्या इसका सेनापति था तो आग लगवाया था? नहीं, देखिए, ये आग पहले ही लगवाया था। ये आग पहले ही लगवाया था। जब उस समय जीत रहे थे ये सब क्षेत्र ना, ये भी सैनिक में था, ये भी था, ये भी मतलब ये सेना में जब लड़ रहे थे, तो उसी समय इसने बख्तियार खिलजी जो था, इसने आग लगवाया था। इसको भी एक सेना की टुकड़ी मिली हुई थी, पूरा मतलब इसका शासन था, मतलब कुछ क्षेत्रों पर इसका भी शासन स्थापित था। तो इसने क्या किया, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में अपने सैनिकों के साथ पहुंचा, पूरा एकदम सैनिकों पूरा लेकर पहुंचा। और उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय में इसने क्या किया? आग लगवा दिया। अब देखिए, ये सोचिए कितना वो भयावह स्थिति होगी जिस समय ये नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाया होगा। उस समय जिस समय ये आग लगवाया था नालंदा विश्वविद्यालय में, वो हजारों का बहुत सारी किताबें थी और लगभग 90 लाख पांडुलिपियां थी। उसमें पांडुलिपि कितनी थी? 90 लाख। किताब की तो संख्या गिनती नहीं थी कितना किताब था। और वहां पर हजारों की संख्या में पढ़ने वाले छात्र थे, हजारों की संख्या में पढ़ाने वाले शिक्षक थे। समझिए, ये सेना लेकर पहुंचा होगा, वो खुद सोचिए ये कैसा वो स्थिति होगा। ये सेना लेकर पूरा हथियारों के साथ पहुंचा होगा और वहां पर पढ़ने और पढ़ाने वाले मतलब शिक्षक और छात्र होंगे। तो क्या हुआ होगा दोनों के बीच? बताइए, ये जब आग लगाया होगा तो उस समय वो स्थिति क्या होगी? ये जब आग लगवाया होगा वहां नालंदा विश्वविद्यालय में, वहां पर सारे शिक्षक होंगे, वो सारे पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे और उस समझिए उनको पढ़ने वाले ये यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी उनके नजरों के सामने ही। तो क्या वो स्थिति होगी? वहां पर किताबों की संख्या इतनी कही जाती है कि 3 महीने तक किताब जलता रहा। समझिए, इतनी किताबों की संख्या है कि 3 महीना थोड़ा सा दिन होता है, 3 महीना तक किताब जलता रहा। समझिए कैसे, पता नहीं क्या कर रहा था ये। देखिए, ये आग लगवाने का ये एक और कारण था कि इसका दिमाग 7वां आसमान पर ऐसे ही घूम रहा था। ये सब जीत रहा था उस समय ना, तो दिमाग थोड़ा सा भी कुछ हुआ उल्टा पुल्टा, ये अपना ही मतलब ये था कि हाँ हम बहुत ताकतवर हैं। तो इसने क्या किया? आग लगवा दी। 3 महीने तक किताब जलता रहा। किसका सेनापति था? यही कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। अब देखिए, अब समझिए यहाँ पर आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये तो राजा ठीक ठाक स्थापित हो गया, बन गया, लेकिन कोई राजा का उपाधि धारण नहीं किया। और इसने इसकी जो ये कहाँ राजधानी थी? लाहौर में। इसकी राजधानी थी लाहौर में। तो लाहौर में खेल रहा था पोलो। क्या खेल रहा था? पोलो। इसको कहते हैं, पोलो को कहते हैं चौगान कहते हैं, चौगान भी कहते हैं। तो आपको पोलो पता है? घोड़ा पर बैठा रहता है, बड़ा सा डंडा लेकर, ऐसे छोटा छोटा बॉल होता है जो मारता है ऐसे करके, ऐसे घोड़ा पर बैठा रहता है, घोड़ा दौड़ता रहता है और बॉल को मारता है, वही पोलो होता है। पोलो जानते भी होंगे आप लोग। तो ये पोलो खेल रहा था उसी समय, पोलो को चौगान भी कहते हैं। तो उसी समय उसकी मृत्यु हो गई थी, घोड़े से गिरकर क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। पोलो खेल रहा था ऐसे, घोड़ा से गिरा, बस क्या होगी? मृत्यु हो गई उसकी। अब घोड़ा से गिरकर कैसे मृत्यु होगा? तो देखिए क्या हुआ होगा, या तो घोड़ा उसके ऊपर चल गया होगा, घोड़ा चलिए गया तभी ना मृत्यु होगा। जैसे नॉर्मल कोई घोड़ा से गिरेगा तो कैसे मृत्यु हो जाएगी? नहीं, घोड़ा उसके ऊपर चल गया होगा या बहुत जबरदस्त चोट लग गया होगा तो उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पोलो खेलते समय घोड़ा पे गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। हमें लगता है कि बढ़िया समझ में आ गया होगा। अभी गुलाम वंश के बारे में अभी और बहुत कुछ पढ़ना है, इसके बारे में अभी और आगे पढ़ना। हम लोग समझ में आ गया होगा, आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि बहुत ज्यादा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।